अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। खबर से आगे में खुशामदीद। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और आज जिन अमूर के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी, वो जो टॉप स्टोरीज हैं वो कुछ इससे ऐसे हैं। सबसे पहले तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस जो हैं वो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। नताइज सामने आ गए हैं। पीटीआई सबसे बड़ी जमात उभरी है, बल्कि उसको सादा अक्सरियत भी हासिल हो गई है और 25 सीटें उन्होंने निकाली हैं इस इलेक्शन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो पहले बहुत से लोग कह रहे थे कि उनकी शायद इतनी सीट्स नहीं होंगी, लेकिन वो दावे गलत साबित हुए। 11 सीट्स उनको मिली हैं इस इलेक्शन में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फकत 6 सीट्स पे कामयाबी हासिल हुई है, जो कि जाहिर बात है कि पीएमएलएन उसके ऊपर धांधली का इल्जाम लगा रही है और इसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन भी हो रही है कि वाया धांधली हुई कि नहीं हुई। और इसके साथ साथ जो है हम इस इलेक्शन की मानी और इसका जो इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है हम इस इलेक्शन की मानी और इसका जो इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है हम इस इलेक्शन की मानी और इसका जो इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है हम इस इलेक्शन की मानी और इसका जो इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है हम इस इलेक्शन की मानी और इसका जो इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है हम इस इलेक्शन की मानी और इसका जो इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, और इसके साथ साथ जो है हम इस इलेक्शन की मानी उनसे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई थी, ये भी पूछेंगे सैडी साहब से। फिर आज एक सीएनएन पर इंटरव्यू आया है इनका नूर वली महसूद का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो पिछले हफ्ते से हर कोई पाकिस्तानी उस पर मगमूम भी है, परेशान भी है, वो एक नौजवान खातून नूर मुकद्दम का मुकदमा है और केस है जहां पर उसको एक बड़ी बेदर्दी से जो है जाहिर जाफर ने कत्ल किया। और वो केस जो है वो कहाँ जाएगा, वहां पे इंसाफ होगा, और ये खवातीन के साथ जो वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, ये कब खत्म होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपकी राय, आपके सवालात, कमेंट्स भी लेंगे। तो सैडी साहब, सबसे पहले एजेके के इलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपने रिजल्ट्स देख लिए, आप उसके ऊपर तबसरा करें कि आप क्या समझते हैं कि वहां हुआ क्या और उसके क्या माने हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जुमे के रोज मेरा इदारिया आया था, जिसमें मैंने प्रिडिक्शन की थी या फोरकास्ट की थी कि वहाँ क्या होगा और क्या रिजल्ट आएंगे। तो उससे मैंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि वहाँ की इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ी कमज़ोर है। और कमज़ोर इसलिए भी है कि अभी गंडापुर साहब ने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस किस्म के पैसे वहाँ दिए, जिसके ऊपर वीडियोस भी चल रही हैं, उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने कहा था कि आप जाइए, आप मत कैनवसिंग करिए, मगर उन्होंने कहा तुम आप कौन होते हैं। तो वहाँ की इलेक्शन कमीशन काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और मैंने ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन कमज़ोर हो तो इसका ये मतलब है कि धांधली इम्कान है। मगर मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि हकीकत ये है कि आज तक जो भी गवर्नमेंट इस्लामाबाद में हो, उसी पार्टी को आज़ाद कश्मीर में वोट पड़ता है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर कोई आज़ाद हैसियत नहीं है। वो उसके सारे पैसे और उसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस्लामाबाद से आती है। और सारा वक्त वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो भी होते हैं वो आके इस्लामाबाद बैठे होते हैं और अपने काम करवा रहे होते हैं और अपने काम करवा रहे होते हैं। तो इसलिए अगर वहाँ कोई आ जाए जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद के साथ ना हो या ऑपोजिशन के साथ हो, तो वो तो 2 दिन नहीं चल सकती। तो हमेशा ही ऐसे ही होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट इस्लामाबाद में हो या सिटिंग पार्टी इस्लामाबाद में हो, उसी की पार्टी को वहाँ अक्सरियत मिलती है और वही गवर्नमेंट बनाती है। तो इसकी वजह से मैंने ये कहा था कि बड़े रियलिस्टिक लोग हैं आज़ाद कश्मीर के। वो अपना वोट को ज़ाया नहीं करना चाहते कि किसी ऐसी ऑपोजिशन पार्टी को दे दें जिसका कोई आगे नामो निशान ना हो और उनके वो मदद ना कर सके वहाँ। तो मैंने कहा था, इसलिए अगर हस्ब मामूल तारीख देखी जाए तो उसमें यही है कि इस दफ़ा पीटीआई को वहाँ जीतना चाहिए।
अलबत्ता मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर धांधली हुई तो वो फिर मेजॉरिटी ले जाएँगे। अगर धांधली ना हुई तो शायद उनको मेजॉरिटी ना मिले। उस सूरत में वो पीपल्स पार्टी के साथ एक अलायंस बना के हुकूमत करेंगे। अब सूरत-ए-हाल ये है कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ, उनको मेजॉरिटी मिल गई है। 25 सीटें मिल गई हैं आउट ऑफ 45। उनको फॉर 22 या 23 की ज़रूरत थी, 2 सीटें ऊपर ही मिल गई। तो जैसे भी मिली अच्छी बात होगी कि अब पीपल्स पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं बनाना पड़ेगा। और अगर थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत भी पड़ गई कि लोग इधर-उधर हो भी गए, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ 1 आध सीट, 1 आध वोट वहाँ से भी मिल जाएगा, ये इंडिपेंडेंस। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ, अगर मैं इसको बना रहा होता एक प्रोग्राम कि हमने इस तरीके से मेजॉरिटी देनी है, तो मैं इसी किस्म की कैलकुलेशंस करके उनको मेजॉरिटी दिलवाता। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि अ, हुकूमत वहाँ पीटीआई की ही बननी थी। इसका ताल्लुक पॉपुलैरिटी वगैरह से नहीं है। इसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट और इसका ताल्लुक रियलिज़्म के साथ है, हकीकत के साथ है। जो गवर्नमेंट इस्लामाबाद में होती है, वही गवर्नमेंट फिर आज़ाद कश्मीर में होती है। तो अब उन्होंने वोट अपना ज़ाया नहीं किया। अलबत्ता अब इस कहानियाँ बन रही हैं कि जी रिगिंग हुई 1 महीने, 1 माह, 1 घंटे के लिए। कहीं-कहीं पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग रोक दी गई या दफ्तर बंद कर दिए गए, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। ये तो इसके डिटेल्स तो बाद में आएँगे। अगर ऐसे हुआ है, तो यकीनी तौर पे वो 4, 5, 6 जो भी कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं या जो भी जगह है, इसका मतलब है वहाँ धांधली हुई है। ये ऐसे नहीं होता कि जी सबको निकाल दिया जाए और रिजल्ट्स जो है विथहोल्ड कर लिए जाएँ घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। तो ये आप समझें कि मैन्युअली आरटीएफ सिस्टम था। तो अगर ऐसे हुआ है तो फिर ज़ाहिर है वो 3-4 सीटें निकाल गए होंगे ऐसे। तो ये सिचुएशन है। अलबत्ता इससे कोई ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए कि पीटीआई की हुकूमत वहाँ बनेगी। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि रियलिज्म और हकीकत पसंदी और तारीख भी देखें तो कोई भी ऐसा दौर नहीं है जहाँ पे इस्लामाबाद में हुकूमत करने वाली पार्टी जो है उसने अपनी गवर्नमेंट ना बनाई हो। ये एक तयशुदा किस्म की एक इस्टेब्लिश्ड एक नॉर्म बन गया है। मगर ये जरूर कहा जा रहा था सेठी साहब के, जिस तरह से वहां पे कैंपेनिंग हो रही थी, बिलावल भुट्टो ने भी बड़ी और आसिफा भुट्टो ने भी बड़ी जबरदस्त कैंपेन की, मरियम नवाज ने बड़ी एग्रेसिव और एनर्जेटिक कैंपेन की, और लोग भी आए जलसों में। तो क्या बना कि इलेक्शन के दिन आप ये समझते हैं कि लोगों ने फिर अपना जो है वही कहा कि प्रेगमेटिक फैसला किया, उन्होंने कहा कि वहीं जाते हैं जहां से पैसे, फंड्स, ये वो काम होंगे, उनके मसाइल हल होंगे, रादर देन टू गो विद द ऑपोजिशन नैरेटिव। देखिए, बड़ी एक इसमें इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है। इसको चेक करना चाहिए, मुझे अभी पता चला है इसके बारे में। इस समय जो वोट कास्ट हुआ है वो पीटीआई को 32% वोट कास्ट हुआ है जी। और पीपल्स पार्टी को और नून लीग को सॉरी 25% के करीब हुआ है। दैट्स अच्छा, अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछला, तो उसमें ये है कि जो भी पार्टी आज़ाद कश्मीर में जीतती है, वो 40% के करीब वोट लेके जीतती है। इस समय पीटीआई को 32% मिला, 40 से सिग्निफिकेंटली कम मिला। हालाँकि जी। टर्नआउट ठीक-ठाक था। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को जो वोट मिला है, वो ट्रांसलेट नहीं हुआ इंटू सीट्स, जितनी हम्म। सीट्स उसको ट्रांसलेट होनी थी। अब पूरे जब फाइनल डिटेल्स आएँगे कि कितनी मार्जिन के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो फिर इसकी बाइसेक्शन हम कर सकेंगे। मगर पॉपुलैरिटी नून लीग की 25% से नज़र आती है कि पॉपुलर तो है वो, मगर उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया इंटू वोट और इंटू सीट्स और आल्सो इंटू वोट। तो ये भी इसको भी देखना चाहिए। जी सोलंकी साहब, मैं आपकी ट्वीट्स भी देख रहा था कल इलेक्शन के दिन। आपने एक स्पेस का भी एहतमाम किया था, मैं ज्वाइन नहीं कर सका। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने कुछ देखा, जो गुफ्तगू आपकी हुई कि धांधली के शवाहिद थे वहां पे, जो बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो उसका कोई हार्ड कोर एविडेंस है? 2018 में तो कुछ कुछ हमें आरटीएस सिस्टम के बंद होने से एक सर्कमस्टांशियल एक चीज बन गई थी, यहाँ पर भी आप समझते हैं कैसा हुआ है? देखें, जो इलेक्शन में जो धांधली होती है वो सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होती। जो सही। बड़ा हिस्सा होता है वो इलेक्शन से पहले होती है। और जैसा कि सेठी साहब ने आपको बताया कि जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, उसके पास बहुत सारे वसाइल होते हैं और वो असरअंदाज होते हैं। तो वो तो यहाँ भी असरअंदाज हुए, जिस तरीके से वफाकी वुज़रा ने वहाँ पर कैंपेन की, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म खुद वहाँ पर गए।
तो जो इलेक्शन के जो ज़वाबित हैं, उसके तहत जो है वो किस हद तक उनको इजाज़त होनी चाहिए थी और इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद वहाँ पर न सिर्फ मौजूद रहे, बल्कि एक इंतहाई एक घटिया ज़बान के साथ एक कैंपेन भी चलाई गई। तो ये तमाम चीज़ें अब 1-2 घंटे के लिए बंद हुई, कहाँ हुई, क्या किस तरीके से हुआ, वो तो जब चीज़ें सामने आएँगी, तो वो आएँगी। लेकिन जो बुनियादी बात है, वो वही है जो कि सेठी साहब ने आपको बताई। मैं सिर्फ़ सेठी साहब से पूछना चाह रहा था कि मुस्लिम लीग नून जिसकी हुकूमत थी, उनके पार्टी के सदर मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। वो कोई 4-5 ट्वीट्स के अलावा उन्होंने एक जलसे से खिताब नहीं किया, अगर मेरी मालूमात में कोई इज़ाफ़ा कर दे, वो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर नहीं गए। चले वो एक बहुत बड़े मरियम के मुकाबले पर कोई आतशफ़िशां मुकर्रर नहीं है, लेकिन इलेक्शन जलसे में खिताब करने के अलावा भी जो मैनेजमेंट होती है, लोगों से मिलना, हल्के में जाना, जो पीछे मैनेजमेंट होती है, ना वो और ना उनके बेटे हमज़ा, वो कहीं नज़र आए। इसका कोई असर पड़ा होगा आपके ख़्याल में? असर पड़ा होगा। देखिए, लोग तो मरियम को सुनने गए थे और मरियम को देखने गए थे। शहबाज शरीफ साहब को देखने तो कम ही लोग जाते हैं। आजकल जिस किस्म की वो नरम बातें कर रहे हैं, जिस माहौल के अंदर जिसमें इतनी एग्रेशन है एक दूसरे के खिलाफ, तो वो भी कोई खास अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नहीं है। अ, आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन से बैठ के एक एड्रेस किया था ट्विटर के ऊपर, जो चला है और वो यूट्यूब के ऊपर भी चला है, वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना रखा और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चोरी की, जिन्होंने सिलेक्शन की, उनको इस दफ़ा कामयाब ना होने दें, अपने वोट की हिफाज़त करें, उसके लिए लड़ें। तो उन्होंने बिल्कुल पॉइंटेडली इशारा किया। इसी तरीके के साथ मरियम ने भी आखिरी स्पीचेज़ में बिल्कुल इसी किस्म की बात शुरू कर दी थी, पॉइंटेडली। और इसमें कोई अब शक नहीं था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रही है और कह रही है लोगों को कि जिन लोगों ने पहले इलेक्शन चोरी की थी, वो इस दफ़ा भी कोरी करेंगे और आप अपने वोट को प्रोटेक्ट करें। तो वो अब अगर ऐसी बातें वालिद साहब और बेटी कर रही हैं, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब आके बेचारे क्या करेंगे? उनका तो बयानिया बिल्कुल फ़र्क है ना। वो तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को आप ना कुछ कहें और उनके साथ कुछ मिल के चलें, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आप और वो तो ये समझते हैं कि ये जो मियाँ साहब की जो पॉलिसी है, नैरेटिव है, बयानिया है, उसी वजह से वो निकाले गए। 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा निकाले गए। अभी तक वो वही न बयानिए पे हैं जिसकी वजह से अब नून लीग बाहर बैठी है। हाँ, मगर दूसरी तरफ ये भी बात है कि शहबाज शरीफ साहब की तो अहमियत बनती नहीं किसी किस्म की सियासत के अंदर, जब तक नवाज शरीफ और साहब की अहमियत ना हो। और अगर अगर वोट बैंक है, तो वो तो नवाज शरीफ का है और आज अगर उस वोट बैंक को निकालने वाली एक ही शख्स है, वो मरियम है। तो वोट बैंक का होना और उसको निकालना भी 2 अलग चीज़ें हैं ना। अब देखिए ना, वोट बैंक हो सकता है आज़ाद कश्मीर में हो, जैसे मरियम की रैलीज़ के ऊपर हमने देखा। मगर वो वोट डालने के लिए कुछ और हकीकत थी। ज़ुल जिन लोगों ने, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गए और मरियम को सुना और वाह-वाह भी की और दिल की भड़ास भी निकाली, मगर एट द एंड ऑफ द डे बड़ी प्रैक्टिकल बातें की उन्होंने। उन्हें पता था कि अगर हमने वोट उधर दे दिया, तो हमारे तो काम रुक जाएँगे यहाँ। हमारी तो कंस्टिट्यूएंसी में ऑपोज़िशन आ गई, तो उनको तो धेला नहीं मिलेगा डेवलपमेंट वर्क फंड या कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट तो यहाँ बननी है पीटीआई की। वो हवा की भी बात भी होती है ना, तो जैसे हवा इस वक़्त पंजाब में चल रही है कि आप जिसको खड़ा कर देंगे, अगर नून लीग का कोई भी कैंडिडेट होगा, वो जीत जाएगा। तो हवा नून लीग के हक में है इस वक़्त पंजाब। इसी तरीके के साथ हकीकत की बिना पर हवा जो थी एजेके में, वो हमेशा इस्लामाबाद के साथ होती है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा ही किया कि वो नहीं आए वहाँ। अगर मरियम ने सब बेसिस को कवर कर लिया था, तो इससे और बेहतर क्या चीज़ थी कि शॉर्ट एंड स्वीट सुना है, 2-2 3-3 रैलीज़ उन्होंने दिन में की हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब आते तो फिर ज़ाहिर है ही इज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ द पार्टी, तो फिर उनको आगे करना पड़ता। तो फिर वहाँ अगर
जब शहबाज शरीफ साहब बोल रहे होते हैं आखिर में, और ये मुर्तजा सुलंगी कहते हैं कि जी मरियम जब बोली तो वाह 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 वाह, बड़े लोग थे, और जब शहबाज शरीफ साहब बोलने को आए तो कुछ लोग स्टेडियम छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर कैसे लगता वो। तो ये बेहतर था एज अ टैक्टिकल प्लॉय। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई डिफरेंसेस की बात थी, ये उन्होंने सोच समझ के टैक्टिक्स इस्तेमाल की हैं। बिल्कुल। तो सभी साहब, लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसके अंदर जलसे से के अलावा भी बहुत सारा काम होता है, तो कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई, ना उनके बेटे। मुर्तजा आपको पता होगा कि शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर बड़े जबरदस्त हैं, मगर जो पार्टी जो है और जो मुलाकातें होती थी और जो सब कुछ होता था, वो तो मियां साहब ही करते थे। अब मरियम करती हैं या शायद खाकान अब्बासी करते थे। पंजाब के अंदर यस इट्स ट्रू, हमजा करते थे, हमजा पार्टी ऑर्गेनाइजर थे। मगर मेरा ख्याल है अगर यहाँ हमजा भी होते और शहबाज भी होते और मरियम भी होती, तो इट वुड बीन अ केस ऑफ टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ, जैसे कहते हैं, ज्यादा ही बावर्ची हो जाते। तो आई थिंक टैक्टिकली उन्होंने ये फैसला किया था कि लेट मरियम गो, हमें पता तो है हमारे साथ होगा क्या वहां, किसने जीतना है किसने हारना है, तो लेट मरियम गो। जी, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये बनता है कि क्या इसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को बूस्ट मिला है, इमरान खान साहब के प्रोस्पेक्ट्स को, उनको अब परेशान होना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है हर चीज उनके अभी तक तो उनके हक में ही जा रही है सेठी साहब। परेशान तो वो पहले भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। उनको परेशानी सिर्फ एक बात से है, उनको परेशानी है कि शहबाज शरीफ साहब से। वो समझते हैं कि मेरे आगे जाके नवाज शरीफ और मरियम मेरे कंपेटिटर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एस्टैब्लिशमेंट उनका ख्याल करेगी, मुझे उनके बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को मंजूर नहीं है, वो आ ही नहीं सकते। वो तो ये समझते हैं। वो कहते हैं अगर कोई आ सकता है तो मुकमुका करके मुझे रिप्लेस करने के लिए शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि शहबाज शरीफ साहब को रोका जाए, उनको जेल में डाला जाए वगैरह। मैं तो ये भी समझता हूँ कि उनके दो टारगेट्स हैं, ना मरियम उनकी टारगेट है, ना उनका टारगेट नवाज शरीफ है। उनके जो टारगेट्स हैं जो कि उनको उनके लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, वो हैं शहबाज शरीफ साहब और शायद खाकान अब्बासी। ये दो लोग हैं। इसीलिए आपने देखा वो सारी तवज्जो जो होती है वो शहबाज शरीफ साहब के, उनको जेल में डालो, बाहर ना जाने दो, केसेस आए न, वो शहजाद अकबर साहब जो है वो टाइट करते रहते हैं, अभी करो अभी करो, 2 महीने में खत्म करो वगैरह वगैरह। और शक भी ये है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर निकले हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा सा नरम रवैया रखती है उनके बारे में, और ये भी है कि कुछ गुड कॉप बैड कॉप भी गेम चल रही होगी, ताकि कुछ गेम बॉल को हवा में रखा जाए, मुस्लिम लीग गैस ही करती रह जाए कि कोई डील हुई है नहीं डील हुई है तो कैसी हुई है। और और मियां साहब को भी लंदन में बैठे हैं कि थोड़ा बहुत, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना मैं जाके गोडे फाड़ लाऊंगा, मैं हाँ। उनको समझाऊंगा कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात ना करें। तो ये भी फायदा है, कैसे चले चले ये जाए जाके जरा उनके गोडे पकड़े, उन्होंने कहा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात ना करें। तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम कि शहबाज शरीफ साहब का जो गेंद है उसको इमोशनल रखना है। उधर जो एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्याल है, उधर जो खान साहब है वो कहते हैं नहीं नहीं इस गेंद को इस ऊपर नहीं रखना, शायद गोल गोल ही ना हो जाए मेरा, इसलिए इसको नहीं, इनको जेल में डालो जेल में डालो। तो ये इस किस्म की चीज चल रही है। जी, तो सेठी साहब ये आप मैं सोलंकी साहब का शायद कोई सवाल होगा, मैं तो सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ कि इंडिया में एक बड़ा मशहूर शो है, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति। तो हाँ हमारे यहाँ एक शो हमें करना चाहिए, कौन बनेगा अगला लाडला, या यही लाडला रहेगा है। ये बड़ा सुपर डुपर शो होगा मेरे ख्याल से, इसमें हम बहुत ज्यादा इसको एक्सपेक्ट करते हैं। जी सोलंकी साहब, आपका कोई क्वेश्चन है और तो प्लीज। अगर आपने तबसरा किया है तो मैं भी एक तबसरा कर लूं और उस पर जरूर। बेटी साहब का तबसरा ले लूं। वो ये है कि एक साहब हैं तनवीर इलियास, जो हम्म। सेंटोरस माल जो है उसके मालिक हैं और इसके अलावा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन पर एक अभी एक कोई केस भी उनके खिलाफ फाइल हुआ है, जिनसी हरासानी का एक नौजवान मर्द की तरफ से, कि जी उन्होंने उनको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट किस्म की वीडियोस भेजी, और शायद एक जज साहब ने ये कहा भी है कि जी इस पे हम
कोई उनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। लेकिन यही वो साहब हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि न सिर्फ वो मुंतखब हुए हैं, बल्कि वो आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी हैं। और जिसके बारे में मरियम ने अपने जलसों में कहा कि इमरान खान को एक और एटीएम मिल गई है आज़ाद कश्मीर में। तो ये आपको लगता है कि इमरान खान उन्हीं को वज़ीर आज़म बनाएँगे आज़ाद कश्मीर के, या बैरिस्टर सुल्तान को बनाएँगे? बहुत ही शरारती सवाल है, बहुत ही शरारती सवाल है। अब इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए, बात ये है कि इलियास साहब जो हैं, ये वही साहब हैं जिनके बेसिस के ऊपर एक ब्रिगेडियर साहब की छुट्टी कराई गई। ISI के एक ब्रिगेडियर थे, उनको GHQ तलब के उनको फारग किया गया क्योंकि वो इनकी मदद कर रहे थे। अब और वो MI के कहने के ऊपर ये हुआ, उनकी इंक्वायरी थी ये। मैं इससे ये पढ़ता हूँ कि इलियास साहब जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। मेरा ख्याल है बैरिस्टर सुल्तान जो हैं, सुल्तान ही है ना बैरिस्टर, जी, जी। वो मेरा ख्याल है किसी और के कैंडिडेट हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि बुज़दार साहब इमरान खान के कैंडिडेट हैं और किसी और के कैंडिडेट शायद चौधरी आजाद हो सकते थे या अलीम खान हो सकते थे। आप बात समझ ही रहे हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना है इन दोनों में से किसको लगाना है। तो अगर तो इलियास साहब को लगा दिया तो वही केस होगा जो वो पंजाब में है, जैसे बुज़दार साहब को वो प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर वो इन साहब को प्रोटेक्ट करके बैठेंगे। और अगर ऐसे नहीं होता और बैरिस्टर साहब लग जाते हैं तो फिर आप समझिए कि बॉस ने नहीं लगाया, बिग बॉस ने कुछ। बस अब बस करो यार। आहो, अच्छा, let's end अच्छा, there. अब मेरा एक सवाल है, जो एक तरह से जिसको अंग्रेजी में सेगवे कहते हैं, वो एक सेगवे क्वेश्चन है, जो सवाल हमारे अगले मौजू के साथ भी जुड़ा हुआ है। और वो सवाल ये है कि जैसे ही नतायज आए हैं, तो उससे पहले भी इस पर बात हो रही थी, लेकिन नतायज आने के बाद ज्यादा बात हो रही है। फवाद चौधरी एंड कंपनी, हुकूमत के वज़रा और तज्जियाकारों का एक गिरोह, वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ ने मुलाकात की है अफगान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मोहिब से, इसका बड़ा असर पड़ा है, उसकी वजह से लोगों ने नून लीग को मुस्तरद कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, आजाद कश्मीर में अफगानिस्तान का कोई रेलेवेंस नहीं है। और ये ऐसे ही है जैसे कि जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी उनके रायविंड आ गए, आपको याद होगा, ऑन हिज वे टू इंडिया फ्रॉम आई थिंक सेंट्रल एशिया और सम प्लेस, और वो मुबारकबाद देने आ गए थे शादी की, तो फैमिली के अंदर जो थी, तो यहाँ इल्जाम लगने शुरू हो गए कि मोदी का जो यार है गद्दार है एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है। मैं नहीं समझता इसका कोई किसी को ज्यादा तकलीफ हुई है। उसकी वजह यह है कि ये साहब जो नवाज शरीफ साहब को मिलने गए हैं, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये एक हुकूमत के हेड है, NSA है ये या इंटेलिजेंस के हेड है? NSA है। तो जाहिर है कि जब तो शायद मैं शाह महमूद कुरैशी साहब, आर्मी चीफ साहब, मुईद यूसुफ साहब इनको मिलते होंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि इनको नहीं मिलते। अगर हुकूमत का कोई बंदा इनको मिल सकता है, इनके साथ बैठ सकता है मुज़ाकरात के अंदर। पहले मिले हैं, लेकिन कहते हैं कि आजकल हमारी कुटी है। वो कोई नहीं ना, आजकल की कुट्टी कल फिर मिल लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। नेगोशिएशन तो हो रही ना, हुकूमत का एक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कल को नेगोशिएट करने जाते हैं कोई बात, तो वो आगे इनको बैठा देते हैं, तो क्या ये उठ के चले जाएंगे वहां से? नहीं, ऐसे नहीं होता ना। तो बात यह है कि अगर हुकूमत के लोग जो हैं एक हुकूमत के दूसरी हुकूमत के नुमाइंदे के साथ बैठ सकते हैं, तो क्यों नहीं द मोस्ट 3 टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो क्यों नहीं बैठ सकता? पहली बात तो ये है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहते हैं ये, और शायद इसमें कुछ सच भी है, कि ये साहब जो हैं ये वहाँ ब्रिटिश डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को भी मिले हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मिले हैं, और इनकी सिफारिश इस मुलाकात की एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने की थी। ये बहुत अहम बात है।
एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनको मिल लीजिए। अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि एक इम्पॉर्टेंट मिडिल ईस्टर्न कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान के तल्लुक हैं, मियाँ साहब के भी तल्लुक रहे हैं, आजकल हमारे हुकूमत के भी तल्लुक हैं। वो एक इन द एफर्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अफगानिस्तान, वो ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब से वो भी कंसल्ट करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, मियाँ साहब भी अभी एक प्लेयर हैं, आज नहीं तो कल भी प्लेयर होंगे, इसका ये पैगाम है। तो मेरा ख्याल है इसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ हुई है, और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी इसका असर पड़ा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर। अलबत्ता अगर इसका कोई असर नहीं पड़ा और दिस इज़ नॉट रेलेवेंट टू दैट, तो असर मैं बताऊँ किसका पड़ा है? असर जी, पड़ा है इमरान खान साहब की स्ट्रोक ऑफ जीनियस। उन्होंने ये जो बात कर दी ना कि जी हम तो चाहते हैं कि जी प्लेबिसिट हो, उसके बाद आप फैसला करें कि आपने हिंदुस्तान के पास रहना है या पाकिस्तान के पास आना है। और अगर आप पाकिस्तान के पास रेफरेंडम में आते हैं, अगर आप प्लेबिसिट में आते हैं, तो हम आपको एक रेफरेंडम दे देंगे, आप आजाद होना चाहें तो आप आजादी हो जाए उसके बाद। अब ये मुमकिन नहीं है, ये इस किस्म की कोई चीज, मगर ये कहने में क्या हर्ज था। और जो लोग आजाद कश्मीर के अंदर या जो समझते हैं कि एक अलग मुल्क होना चाहिए, वो तो बड़े खुश हुए होंगे और इस किस्म के इंडिपेंडेंट कश्मीर के बड़े हामी हैं। अगर वैली के अंदर हैं तो यहाँ भी बड़े हामी हैं। और अगर वैली वाले जो हैं वो समझते हैं कि वो उन्होंने आके इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग पाकिस्तान वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी इशारा कर दिया है। आजाद कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ी, इट विल गो डाउन वेरी वेल, मेरा ये अपना ख्याल है। बिकॉज ये आजादी की तो जो बात है ना, वहां तो ओपनली करते हैं, यहाँ ओपनली नहीं करते, मगर ये जज्बा जरूर है। हर एक कौम का ये जज्बा होता है कि आजाद हो, और आजाद कश्मीर इज नॉट रियली आजाद एज वी नो। वो आजाद है फ्रॉम इंडिया, मगर इट इज स्टिल पाकिस्तान का वो, आप समझे एक अब क्या समझे, मैं क्या कहूँ, कोई मेरे एडमिनिस्ट्रेशन, जी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है। जी, एडमिनिस्ट्रेड है। तो साहब जी। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, तो इंडियंस लेके शुरू हो जाएंगे। तो मैंने बात ये है कि, जी, तो आई थिंक पर्सनली मैं समझता हूँ कि नौजवान तबका को ये बात पसंद आई होगी। अब आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रोक, आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक दैट मे हैव हेल्प्ड अ लिटिल बिट। जी, तो इसी से जुड़ी बात तो हमने पहले जिक्र किया था क्विकली, अगर आप ये कह दें, ये इसमें भी कुछ बात कर लें कि ये पीपीपी की जो परफॉर्मेंस है, ये काफी अच्छी रही है। आई मीन तवक्कुआत से, और जो कुछ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पीपीपी की अभी पॉपुलर सपोर्ट जो है, वो एक बार फिर वाजे हुई है वहां पे, क्योंकि उनकी थी पहले, हमेशा से थी जेके में। आप सही है, सही बात है उसकी। देखिए ना, पीपीपी ने तो अपने आप को पंजाब में डिस्क्रेडिट कर लिया हुआ है, मगर पीपीपी की हुकूमत के दौरान उनकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में भी थी। और डोंट फॉरगेट, बड़ी पुरानी एक आइडियोलॉजिकल लेफ्टिस्ट बेस है पीपीपी का, और स्पेशली इन आज़ाद कश्मीर। और पीपीपी की हुकूमतों के दौरान आज़ाद कश्मीर को बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी गई। तो डेफिनेटली उनका एक वोट बैंक है वहाँ, इससे कोई शक ही नहीं है। और वो वोट बैंक आपने देख ही लिया, वो आइडियोलॉजिकल वोट बैंक है। वो नहीं केयर करता कि जी इस्लामाबाद में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, दैट्स आइडियोलॉजिकल। मुस्लिम लीग का इतना आइडियोलॉजिकल नहीं है, अगर होता तो और भी ज्यादा वोट पड़ता मुस्लिम लीग को। अभी ये वहां नहीं पहुंचे जहां पीपल्स पार्टी स्टैब्लिश्ड। सही, बिल्कुल सही। तो अब आगे बढ़ते हुए, वो जो पहले हम बात कर रहे थे मियाँ साहब की मुलाकात का, सेठी साहब मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, इस टॉपिक को रैप अप करते हैं, कि ये उनको ठीक है, सऊदीज ने कह दिया आप मिल लें, तो सऊदीज ने क्यों मिलवाया? क्या उससे क्या वो पाकिस्तान, मियाँ साहब इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है। और क्या सऊदीज को या अफगान गवर्नमेंट को क्या हासिल हो सकता है पोटेंशियली? सिर्फ मैसेजिंग ही हो सकती है, अगर आप ने जो बात कही पहले, या ये मैसेजिंग है उनको क्लियर पाकिस्तान में मुख्तलिफ हलकों को, गवर्नमेंट को, कि हम लोग नवाज शरीफ से बात करते हैं और आप चाहे जो मर्जी समझें। इससे तो इससे पहले कि सेठी साहब इसका जवाब दें, मैं कुछ 2-4 खबरें जो है वो बता दूं, अगर वो मुतालिक हैं आपके सवाल से या नहीं है। कल सऊदी अरब के वजीर खारजा आ रहे हैं पाकिस्तान,
और इसी हफ्ते में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दिल्ली जा रहे हैं और इसी हफ्ते में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ और डीजीआईएसआई वाशिंगटन जा रहे हैं। ये पूरा रीजन जो है वो एक बहुत ही इंटेंस डिप्लोमेटिक फ्रेंजी जो है उसके असर में है। जी और जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बात यह है कि इस वक्त सारी जो गेम हो रही है ना, अमेरिका की, सऊदी अरेबिया की कोशिश है कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए इस गेम के अंदर। हम्म हम्म आप समझिए इस बात को। बिल्कुल ये जो बिल्कुल। सारी खबरें आपने बताई है ना, दिस इज ऑल गेयर्ड फॉर दैट। एक जर्नैल जो है वो काबुल पहुंचा हुआ है, दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया जा रहा है, हमारे दो बड़े सीनियर लोग वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। तो बात क्या करने गए हैं वहां? बात सही। अमेरिका ये चाह रहा है और सऊदी अरेबिया ये चाह रहा है और यूएई ये चाहता है कि इंडिया को भी इस गेम के अंदर इंक्लूड किया जाए। ठीक। और अगर आप जो भी अफगानिस्तान में करेंगे पाकिस्तानियों, अगर आप वो एंटी इंडिया पोस्चर लेके चलेंगे वहां, तो सबके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। अब आप छोड़ दें कि अफगानिस्तान को आपने उस तरीके के साथ बनाना है या रखना है जो कि हॉस्टाइल हो टू इंडिया। इसलिए दिस इज एन इनडायरेक्ट मैसेज टू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी बिल्कुल। कि गनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है और इंडिया को अकोमोडेट करना है। ठीक। ये बिल्कुल इससे और कोई, इससे ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये ये सिग्नलिंग है कि आने से पहले उन्होंने मियां साहब, क्योंकि डोंट फॉरगेट मियां साहब का रवैया क्या रहा है वो टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स इंडिया। मियां साहब का तो रवैया ये रहा है कि नॉर्मलाइज करें इंडिया के साथ। वो नॉर्मलाइज करने जा रहे थे ना मोदी के साथ, कोई कश्मीर सही। का हल तो नहीं करने जा रहे थे, वो नॉर्मलाइज करने जा रहे थे। ठीक है जी ना? अच्छा, वो रोक दिए गए जब वो अपने पावर में थे। मियां साहब, आपको याद होगा और सोलंकी साहब हमें ज्यादा डिटेल दे सकते हैं इसकी, कि मियां साहब ने अपने आर्मी चीफ और अपने डीजीआईएसआई को ये ले गए थे, काबुल भी ले गए थे और गनी के बिल्कुल। सामने बिठा दिया था कि मैं ले आया हूं इनको, जो बात आपने करनी है इनके सामने करें और हम इनके सामने बात करते हैं। हम नहीं मदाखलत करेंगे, हम नहीं तालिबान की हेल्प करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी वांट टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट ओवर हियर और हम चाहेंगे कि उसका आप भी हिस्सा हो। आजकल जो बात चल रही है, बड़ी खतरनाक और इंटरेस्टिंग बात चल रही है, जिसको अमेरिका जैसे कहते हैं ना निप इन दी बल्ड करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि एक ये कि गनी जो है इसको निकालें आप। तालिबान की ये पहली दफा इस तरीके से एक प्री कंडीशन आ गई है कि गनी को निकाले, आगे आगे मूवमेंट अगर करनी है तो गनी की छुट्टी कराएं, नंबर एक। नंबर दो, वो कहते हैं हमारे 7,000 प्रिजनर्स जो है उनको रिलीज करें। अमेरिका ने क्या इशारा किया? गनी 7,000 प्रिजनर्स ही रिलीज कर रहा। अमेरिका ने आगे से ये इशारा कर दिया है गनी को फुल सपोर्ट है। मैकेंजी ने ये कहा, उनके जो जनरल आ गए हैं इन चार्ज ऑफ अफगानिस्तान, उसने ये कहा कि हम एरियल सपोर्ट भी देंगे अफगान एयरफोर्स को। मतलब है कि बिल्कुल। अमेरिकन एयरफोर्स एंड विल सपोर्ट द अफगान एयरफोर्स अगेंस्ट द तालिबान अभी। और दूसरी चीज बहुत अहम, अमेरिका ने, जो बाइडेन ने जो नया बजट बनवाया है, वो $3.3 बिलियन उसने प्लेज किए हैं कि अफगानिस्तान की इस हुकूमत को, गनी की हुकूमत को वो देंगे। उसमें से 70-80% जो है फॉर द अफगान आर्मी and defense related issues and other issues, salaries and governments and so on and so forth. तो अमेरिका तो सॉलिडली बिहाइंड गनी है इस वक्त। और तालिबान की कोशिश है कि और दरार डाली जाए विद इन द रूलिंग सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अभी अब्दुल्ला और गनी वगैरह ये सब मिलके लगे हुए हैं वहां, कि गनी को निकाला जाए, करजई या किसी और को लाया जाए तो और फूट पड़े इनके दरमियान और तालिबान के लिए आसान हो जाए और अमेरिका पसपा हो जाए। तो ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सिग्नलिंग। ये मियां साहब को जो वो मिले हैं, वो इसी सिग्नलिंग के लिए मिले हैं कि मियां साहब को मिले हैं। मियां साहब वांट्स नॉर्मलाइजेशन। मियां साहब doesn't want Pakistan supporting the Taliban to the extent that the current Pakistani establishment or government is doing. इसमें मैं जी एक बिल्कुल। इजाफा करना चाह रहा था सेठी साहब, और उसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। ब्रूस राइडल आप जानते होंगे,
उसने अभी ये कहा है, और ये जो सी राजा मोहन है उन्होंने रिपोर्ट भी किया है अपने लेटेस्ट आर्टिकल में कि, और ये टोनी ब्लिंकन जो हैं अमेरिकी वजीर खारजा के दिल्ली पहुंचने से पहले ये छपा है कि ब्रूस राइडल ये कहते हैं कि इंडिया को चाहिए कि जो टेक्निकल सपोर्ट अफगान गवर्नमेंट को चाहिए, खासतौर पर एयरफोर्स के हवाले से, कि तालिबान की जो मूवमेंट है उसको, मोमेंटम को रोके, जो कि अमेरिकी वजीर दिफा ने भी अभी इंटरव्यू में कहा है कि अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो इनकी जो मोमेंटम है उसको रोके। तो उसमें उन्होंने यही मशवरा दिया है कि इंडिया भी सपोर्ट करे अफगान गवर्नमेंट को टेक्निकल कैपेबिलिटीज में। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, तालिबान अगर चाहें तो इस मोमेंटम को मेंटेन भी कर सकते हैं और बड़े शहर भी ले सकते हैं, ऐसा कर, स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, मगर नहीं ले रहे वो। वजह वो देखिए ना, कंदहार जो है वो कल चाहे तो ले सकते हैं, नहीं ले रहे, उसको गिराव में है मगर ले नहीं रहे हैं। वहां से रेफ्यूजीज जा रहे हैं मगर वो उन्होंने अभी सीज नहीं किया कंदहार को। क्यों? उन्हें याद है 2001 में क्या हुआ था, जब उन्होंने काबुल सीज कर लिया था तो अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स ने इस किस्म की कारपेट बॉम्बिंग की थी कि तालिबान अगर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थे तो वो तो तबाही का उनके लिए रास्ता था। तालिबान अभी कहीं भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। अमेरिकन रीपोजिशनिंग जो हो रही है फोर्सेस इज फ्रॉम द एयर, ग्राउंड ट्रूप्स विड्रॉ हो गए, रीपोजिशनिंग हो रही है अक्रॉस द होराइजन, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और वो अभी जनरल मैकेंजी जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वी विल लेंड सपोर्ट टू द अफगान एयरफोर्स एंड द अफगान आर्मी वाया एयर। तो इसमें बड़ी, और इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप उनकी एयरफोर्स को, बिकॉज एयरफोर्स इज द मेन इशू देयर, अदरवाइज कैजुअलिटीज ज्यादा हो जाती। और तालिबान को भी इस बात का पता है, इसलिए दे आर नॉट सीजिंग द बिग टाउन्स। तालिबान 400 बंदा 500 बंदा आके और एक शहर को सीज कर ले और रात को बॉम्बिंग हो जाए उनके कैंपों के ऊपर और उनकी बिल्डिंग्स के ऊपर, वो तो उड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अब रीपोजिशनिंग हो रही है, तालिबान भी इस बात को समझते हैं और अमेरिका इज पोजिशनिंग फॉर अ लॉन्ग वॉर। राइट, राइट। आपने तालिबान की गनी की बात की तो मुझे याद आया कि तालिबान ने लगता है कि ये -1 फॉर्मूला जो है ना उनको भी पसंद आ गया है। उन्होंने क्या कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज से तैयार है, बस -1 कर दो। तो बहरहाल, सो वी कैन सी हु इज इंफ्लुएंसिंग हूम। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। -1 जो होता है ना, वो शुरू होता है -1 से, फिर उसके बाद -2 -3 जो है वो खुद ही होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक -1 तो होना, फिर देखा जाएगा। उसके साथ बड़ी ऑब्वियसली फिर और एम्बिशियस लोग आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एनिमी जो तालिबान का जो अपोजिंग कैंप है उसके अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जिसके साथ स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यूनिटी कम हो जाती है। तो दुश्मन तो ये चाहेगा इस किस्म की बात को। इसमें मैं एक इजाफी सवाल जो करना चाह रहा था। आप, हम लोग काफी अरसे से, 20 साल से ही ये कह रहे हैं कि ये जो अफगान तालिबान है, अलकायदा है, पाकिस्तानी तालिबान है, ये कोई मुख्तलिफ तरह के जानवर नहीं है, ये एक ही चीज है। अहमद रशीद ये कहते रहे हैं, ज्वाइंट एट द हिप। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ताजा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्रोह हैं वो, जिनमें दाइश को भी उन्होंने शुमार किया है, कि उन इलाकों में सरगर्म है जहां पर अफगान तालिबान का होल्ड है। तो ये बात जो है वो काफी अलार्मिंग होगी। लेकिन आज ही सीएनएन ने जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, टीटीपी, उनके जो हेड हैं, उनका एक इंटरव्यू जो है वो नशर किया है और उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। और उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि उन्हें बड़ी खुशी है कि अफगान तालिबान एडवांस कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पाकिस्तानी रियासत के साथ है और वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के जो साबिक फाटा के इलाके हैं उनको वो, उन पे कंट्रोल हासिल कर ले। मुर्तजा, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है ना कि इनको तालिबान की प्रोटेक्शन है।
तालिबान जी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से नहीं लेने के लिए तैयार। अम, और बाय द वे हम कब से गनी गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि आप एक्शन लें, और उनका यही एक्सक्यूज है कि नहीं वो बड़ी दूर है, हम नहीं वहां जा सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी लेवरेजिंग है, और ये बिल्कुल इससे कोई शक नहीं है कि टीटीपी जो है वो फाटा को वो चाहती है कि वो उनके कंट्रोल में हो। मगर मैं इससे आगे जाऊंगा, तालिबान भी नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन को, और वो भी चाहेंगे कि जी फाटा और ये केपी के जो कुछ इलाके हैं उनके नक्शे के हिस्सा है वो, आज तक वो कहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा एक तो पुराना ईस्टर्न बॉर्डर जो था वो इंडिया, हम कहते हैं हम नहीं मानते इस बॉर्डर को, इसको अमेंड करें। उधर वो अफगानिस्तान वाले हमारा वेस्टर्न बॉर्डर नहीं मानते। अब सिचुएशन ये हो गई है कि दोनों तरफ से हॉस्टिलिटी है, तो वी आर इन अ वेरी नॉट अ गुड सिचुएशन। दोनों अनस्टेबल हो गए हैं। अब कितनी आप फेंसिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे? एक एलओसी के ऊपर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोग मरते हैं। इधर से अब गुरिल्ला अटैक्स हो रही हैं, आपने फेंसिंग की है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा ही कि अब अलकायदा ने और शायद अलकायदा के लोगों ने टीटीपी के साथ मिलके ये चाइनीज के ऊपर जो अटैक किया, और अब चाइनीज भी जो हैं वो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक नया सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात शुरू हो गई है। तो ये चीजें जो है ना, दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस नाउ, एंड सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सची बिल्कुल। साहब, ये जब चीन की बात कर रहे हैं तो ये तो बात खबरों में आ चुकी है कि चीन ने खासी नाराजगी का इजहार किया है कि जो सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे वो इंतहाई नाकिस थे, ये बेहतर होने चाहिए और उम्मीद यही है कि आइंदा बेहतर होंगे। लेकिन जो मेरी चिड़िया की खबर है वो ये है कि वो सीपेक अथॉरिटी से तो खुश हैं कि वो बनी है और उस पे कुछ काम भी होना चाहिए, लेकिन जो सरबराह हैं सीपेक अथॉरिटी से, उससे वो खुश नहीं है। ये फिर आपकी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ही है। इस पे मैं ना ही कमेंट करूं तो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि चाइनीज वर वेरी हैप्पी विद नवाज शरीफ गवर्नमेंट, बिकॉज, और मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात, वो इसलिए खुश थे कि जो चाइनीज कहते थे ये मान जाते थे। मैं कहना आ जाओ आ जाओ, वो कहने जी पैसे ले आओ ले आओ ले आओ, और जी अन्ना रेट वेट, और जी ला लेना आओ तो सही ना, और जी इन्वेस्ट करो ना। इन्होंने कोई खास नेगोशिएशन वगैरह नहीं की थी नून लीग वालों ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हुआ ये कि जब ये गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो आईएमएफ आ गया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही ये जो लोन्स लिए हैं आपने चाइना से। अब चाइना को तकलीफ हुई, उन्होंने कहा आपने लोन्स नहीं दिखा बताना इनको, किस रेट पे हुआ, कैसे हुआ। आईएमएफ ने शोर डाल दिया, इनको बताना पड़ गया। तो वो दिन है और आज का दिन है, चाइनीज अनहैप्पी विद द पीटीआई गवर्नमेंट, क्योंकि उनके कुछ इकोनॉमिक सीक्रेट्स हैं, आप समझिए, जो कि नून लीग ने उनको एश्योरेंस दी हुई थी। मगर आपको याद है, अब शहबाज शरीफ साहब को पूछते थे कि आपने ये ऑरेंज ट्रेन की, ये की, वो की, तो हमें बताया तो सही किस रेट पे दी, किसने। नहीं नहीं वो कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं मैं आपको बता सकता। ये मैं बता सकता हूँ कि पहले वो 100 रुपए मांग रहे थे तो मैंने उनसे 80 रुपए की ले ली। इस किस्म की बातें करते, मगर कभी हमें ये डिटेल्स नहीं मिले थे, क्योंकि वो क्या है जी, वो पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है कि हम ये रिवील नहीं करेंगे चाइनीज के साथ। इट वाज लाइक बेगर्स कांट बी चूजर्स। यार पैसा आ रहा है, अब क्या करें, देखा जाएगा जब वक्त आएगा देने का, अभी तो कुछ करें तो सही ना चलाएं तो सही। इस हुकूमत को आईएमएफ की प्रेशर की वजह से सिपेक रुक गया है, बिकॉज अब और भी अगले 2-3 साल में इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं चाइना के वापस, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब ये डॉलर जो है 180 पे फिर जाएगा, 180-85 पे जाएगा। आगे पेमेंट्स आ रही हैं और ये कहाँ से करेंगे, इनके पास तो है नहीं। दिस इज व्हाई आईएमएफ इज इम्पोर्टेंट। आईएमएफ जो है वो एंटी चाइना है, सो इनके लिए ये भी प्रॉब्लम चल रही है। मेरा ख्याल है कि वो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिन जर्नैल साहब की जो बैठे हुए हैं वहां, वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो करें क्या? व्हाट कैन ही डू? देखिए जी, वो एक तो आपने जिक्र किया आईएमएफ के प्रेशर का, और जो वापस देना है, और फिस्कल रूम ही नहीं है। यानी कि अगर आप कोशिश भी कर लें, जो भी जितने भी आप गवर्नमेंट के आदादो शुमार देखें, आप लाख कोशिश कर लें, आपके पास पैसे ही नहीं है उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आपने कमिट कर रखी हैं सीपेक में। सेठी या साहब, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, मगर मैं ये चाहता था कि अगर आपके पास, अगर आप जवाब देना चाहें, मुनासिब समझें, तो एक हालिया इंटरव्यू में हमारे दोस्त मंसूर अली खान ने इंटरव्यू लिया आफ्ताब इकबाल साहब का, और उसमें उन्होंने ये जो है आपके बारे में
बात हुई कि जी उनकी चिड़िया जो है वो अब सही खबरें नहीं दे रही, और खबर में से खे जो है वो अब खे नहीं रहा, वो खाए हो गई। तो मैं ये चाहता था कि चूंकि वो इंटरव्यू हुआ, मुझे तो अव्वल ये समझ नहीं आई कि ये इंटरव्यू आप क्यों में ये इसको सवाल इसको उठा अहमियत क्यों। दे रहे हैं? इसको क्यों अहमियत दे नहीं रहे हैं? मैम, नहीं, हाँ चलिए ठीक है, फिर अगर आप नहीं, मैं समझते हैं कि अब इसको आपने अहमियत। बात की तो मैं दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि मैं जो भी कहता हूँ वो मैं कल की बात नहीं करता, मैं परसों की बात करता हूँ। जिनको परसों नजर नहीं आता वो फिर ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मेरा ये तज्जिए जो होते हैं, ये आज के तज्जिए सिर्फ कल के लिए नहीं होते, ये परसों तरसों के लिए भी होते हैं। कुछ चीजें मुझे नजर आ रही होती हैं जो आप लोगों को नजर नहीं आ रही होती। तो हो सकता है आफ्ताब इकबाल साहब को ये गलतफहमी हुई हो। दूसरी बात यह है कि मेरी जुबान बंद ही रहने दें कि आफ्ताब इकबाल साहब के मसले क्या हैं। इसको अब फिर मैं इसको छेड़ना नहीं चाहूंगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है। हाँ, मैं बस ये चाहता था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल ये जमाना बदल चुका है, मीडिया और गुफ्तगू का सिलसिला जो है, अब वो मेरा सोशल ख्याल था मीडिया कि पे ये। आप शायद वो इस्लामाबाद वाली जो मर्डर हुआ है वो जी, खातून का, उसकी बात करना फाइनल चाहेंगे। चले कमेंट, फाइनल जी। कमेंट उस पर भी प्लीज कीजिए, बहैसियत एक वालिद, बहैसियत एक कमेंटेटर, एक शहरी, कैसा देख रहे हैं उसको आप? देखिए, अब तो खैर कानून इज कम इनटू प्ले। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा ज्यादती है और इंसाफ होना चाहिए। और अब पुलिस केस बन गया, उन्होंने वकील हायर कर लिए। बहुत से सवाल खड़े हुए हैं, इंटरनेट इज फुल ऑफ इट। ग्रुप्स में बहुत डिस्कशन हो रही है। वालदान की जिम्मेदारी क्या थी, वो जो एक थेरेपी वर्क्स है वो किसका था, उसकी जिम्मेदारी क्या थी, ये बच्चे की प्रॉब्लम्स क्या थी क्या नहीं थी, किसको पता था किसको नहीं पता था, कब से ये मामले चल रहे थे, क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया। बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। एक चीज तो वाजह है ना कि एक मर्डर हैज बीन कमिटेड, एक ग्रूसम मर्डर हैज बीन कमिटेड। वो एविडेंस सामने है, कोई डिनायल नहीं है। और द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। मेरा ख्याल है वी शुड नॉट बी ब्लड थर्स्टी, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। और बाकी ये है कि हर एक का हक है वकील करना, हर एक का हक है अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ कहना। मेंटल असाइलम, इंसैनिटी, जो भी प्ली होगी, फिर एट द एंड ऑफ द डे द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। जज्बात बड़े हाई हैं इस वक्त, बिकॉज जो जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ बहुत जुल्म है और इंसाफ मिलना चाहिए लड़की के वालिदैन को और लड़की के भाइयों को, बहनों को और हम सबको। वी आर आउटरेज्ड बाय दिस, और एक एग्जाम्पल भी सेट होना चाहिए। बिल्कुल, और मैं ये नाजरीन से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि इसके बारे में इंटरनेट पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में इतनी कुछ बातें चल रही हैं जिनमें से अक्सर बातें गैर मुसद्दिका हैं, अनसाइंड पोस्ट हैं लोगों की, जिसमें गलत इतलात भी दी जा रही हैं, सेंसेशनलिज्म भी फैल रहा है। आप प्लीज वो फॉरवर्ड मत करें। व्हाट्सएप जो है वो अगरचे के बड़ी काम की चीज है, लेकिन वो एक बीमारी भी है कि उसमें जो गलत सलत झूठ आपको मिल जाए, लोग उसमें यकीन करना शुरू कर दें कि जी मुझे व्हाट्सएप पे आया है तो यकीन है उसमें कुछ सच होगा। हर व्हाट्सएप मैसेज सच्चा नहीं होता। अपना अकल इस्तेमाल कीजिए, वेरीफाई कीजिए, अखबारात को देखिए, मौकर जरीदे जो हैं उनको देखें, और फिर अपना माइंड बनाएं। तो इसी के साथ आज की गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं। सोलंकी साहब एंड नजम सैदी साहब, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट